हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। दोस्तों, माइफेक्स एक ऐसी दवाई है जो कि बिल्कुल मतलब जादू की तरह असर करती है अगर इसे मिल्क फीवर में दिया जाए। और काफ़ी हद तक इसके जब से इंट्रोडक्शन हुआ है कुछ डिकेड्स पहले, इसने जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उसके अंदर मॉर्टलिटी रेट को काफ़ी कम किया है। जो पार्चुरेशन के बाद मतलब जो काफ की डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम्स आती थी उनमें। तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? इसे मिल्क फ़ीवर के इलाज के रूप में तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन और कैसे अपने गाय का, अपने भैंसों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है फार्मर से, जो कि डॉक्टर को बताता है कि उसकी जो गाय है वो कुछ खा नहीं रही है डिलीवरी के बाद से, और इस पर्टिकुलर पोस्चर में वो बैठी रहती है। उसका जो नेक होता है वो बेंट होता है फ्लैंक की तरफ, और अपना चेहरा वो फ्लैंक के ऊपर रख लेती है, जैसे यहाँ पे आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये बेसिकली सेकंड स्टेज होती है मिल्क फ़ीवर की। मिल्क फ़ीवर की 3 स्टेजेस होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो सेकंड स्टेज में पता चलता है कि ये मिल्क फ़ीवर है। तो डॉक्टर या पैरावेट उसे तुरंत इंट्रावेनस कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं उनके अंदर। और गाय 75% केसेस में जो गाय या भैंस होती है वो विद इन मिनट्स खड़ी हो जाती है और जुगाली करने लगती है, दाना चारा खाने लगती है। एक स्टडी इंडिया में हुई, जिसमें एक स्टेट में हुई, जिसमें ये देखा गया है कि लगभग 13.5% या 14.25% के लगभग जो गाय होती हैं वो, और लगभग 12% बफेलो, मिल्क फ़ीवर उन्हें होता है। मतलब 13%, 13.5% तक जो भी डिलीवरीज़ होती हैं, और भैंसों में ये 12% तक, उनमें उनके बाद मिल्क फ़ीवर होता है। अगर पैसों के तौर पे देखा जाए, मनी के तौर पे, इकोनॉमिक, क्योंकि ये सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ही डिपेंड करता है, क्योंकि गाय का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर होता है ट्रीटमेंट पे मिल्क फ़ीवर के, वो लगभग 618 रुपये गाय के ऊपर खर्च होता है, क्योंकि गाय में इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं। बफेलो के ऊपर लगभग 488 रुपये खर्च होते हैं पर बफेलो के ऊपर। तो जो एवरेज लॉस है ट्रीटमेंट के ऊपर, इतना खर्चा हुआ तो, और मिल्क यील्ड का भी कुछ लॉस होता है, मिल्क यील्ड कम हो जाती है, तो लगभग 346 रुपये का गाय के अंदर और 177 रुपये का लॉस बफेलोज़ के अंदर देखा जाता है। अगर हम टोटल जो हमारे यहाँ गाय भैंसों की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर इस मनी को कैलकुलेट करेंगे, तो नेशनल इनकम का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है मिल्क फ़ीवर की वजह से। मतलब वो अरबों खरबों में चली जाएगी वो बात। और मिल्क जो इकोनॉमिक लॉस होता है मिल्क फ़ीवर की वजह से, वो कंसीडरेबली कम हुआ है जब से इंट्रावेनस ट्रीटमेंट आए हैं कैल्शियम सॉल्ट्स के कुछ साल पहले। और हालांकि जो इंसिडेंसेस हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन की काउज़ आएंगी वो बढ़ते रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि एक सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया होता है। मिल्क फ़ीवर बेसिकली कैल्शियम ब्लड में जब डाउन चला जाता है, तो उसकी वजह से, कैल्शियम डाउन जाने की वजह से गाय की एक्टिविटी कम हो जाती है, वो खड़ी नहीं हो पाती, तो उसे मिल्क फ़ीवर कहते हैं। तो ये तो विजिबल साइन हो गया, लेकिन सब क्लिनिकल भी होता है। मतलब क्लिनिकल होता है, एक सब क्लिनिकल होता है। तो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से भी कंसिडरेबल लॉसेस होते हैं। तो बेसिकली जो इंसिडेंसेस रेट हैं इसके, वो 3.5% से 7% तक हैं क्लिनिकल डिजीज़ के लिए। क्लिनिकल मतलब जिसमें हमें दिखता है कि मिल्क फ़ीवर है। लेकिन ये 30% से 50% तक भी हैं सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया। सब क्लिनिकल का मतलब है वो बीमार नज़र नहीं आएगी काऊ, लेकिन वो बीमार होगी, उसका प्रोडक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया का। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या है?
तो हम यहाँ पे मिल्क फीवर ना कह के हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। हाइपो का मतलब कम और कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम ब्लड के अंदर। सी का मतलब कैल्शियम और मिया का मतलब ब्लड। हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम की कम मात्रा, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या है? गेटवे डिजीज़ है, मतलब ये और बीमारियों का एक द्वार है। तो इसे गेटवे डिजीज़ कहा जाता है क्योंकि ये प्रीडिस्पोज करता है जो फ्रेश काउज़ होती हैं जिनके अंदर अभी अभी डिलीवरी हुई होती है, उनके अंदर और सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होते हैं, ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से। जैसे डिस्टोकिया है, बच्चा फंस जाता है, या यूट्राइन प्रोलैप्स है, जो यूट्रस है वो बाहर आ जाता है, जिसे फूल दिखाना कहते हैं। रिटेन फीटल प्लस मेम्ब्रेन्स हैं, जेर का अंदर रह जाना, जेर नहीं गिराती है गाय या भैंस। मेस्टाइटिस है, कीटोसिस है, एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट है। एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया, काविंग के दौरान जो काऊ की केयर करते हैं उसमें। और इम्यूनोसप्रेशन है, मतलब उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है एनिमल की। जब ये सब होता है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं और गाय की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इन्हें एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला ये होता है कि मिल्क फीवर अगर गाय को हुआ है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो मिल्क फीवर रिलैप्स करता है। रिलैप्स का मतलब दोबारा वही कंडीशन आ जाती है, दोबारा से कैल्शियम डाउन चला जाता है। तो रिलैप्स के केसेस आते हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट होता है और कॉस्ट बढ़ती है। दूसरा होता है डाउनर काउ कॉम्प्लिकेशन। डाउनर काउ का मतलब ये है कि अगर मिल्क फीवर हुआ है, मिल्क फीवर से गाय आपकी लेट जाती है, एक तरफ होके लेटेगी, भारी भरकम गाय होती है, उसके अंदर इतनी एनर्जी और मसल के अंदर इतनी कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं रहती है कि वो अपने आप से हिल सके, तो वो जिस तरफ से लेटती है वो उसी तरफ से लेटी रह जाती है। तो वज़न की वजह से उसका जो खून का बहाव है उस पर्टिकुलर जगह पे जिस तरफ से वो लेटती है वो कम हो जाता है। वहाँ की जो मसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वो डीजेनरेट करने लगती हैं। डीजेनरेशन से क्या होता है कि वो टिश्यूज़ मरने लगते हैं। तो वो फिर अगर उसे आप कैल्शियम चढ़ा भी देंगे वो फिर भी खड़ी नहीं हो पाती है, तो डाउनर काउ में चली जाती है। फिर आता है डिस्टोकिया और रिप्रोडक्टिव डिजीज़। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या होता है, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यूट्रस भी जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो अपना कॉन्ट्रैक्शन से उसके अंदर फोर्स लगाता है, तो वो अगर कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता है तो यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, यूट्राइन इनर्शिया में चला जाता है। इनर्शिया का मतलब है कि वो जिस स्टेज में उसी में रहता है और कॉन्ट्रैक्टाइल पावर उसकी कम हो जाती है। तो जिस वजह से डिस्टोकिया की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बच्चा अंदर ही फंस जाता है और जब बच्चा बाहर निकलता है तो फिर वो यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम आती है। रिटेन प्लेसेंटा, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर कैल्शियम ना होने की वजह से, तो जेर जो प्लेसेंटा होता है वो अंदर ही रह जाता है, वो प्रॉपरली खुल नहीं पाता है यूट्रस के अंदर, क्योंकि वो यूट्रस के साथ चिपका रहता है जब बच्चा अंदर होता है। तो बच्चा तो बाहर आ जाता है लेकिन वो चिपका रह जाता है क्योंकि यूट्रस अपने कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से उसे बाहर नहीं धकेल पाता। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, अगर ब्लड में ही कैल्शियम कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। मेट्राइटिस होता है जब प्लेसेंटा अंदर रह जाएगा, जेर अंदर रह जाएगी, तो वहाँ बैक्टीरिया उसके ऊपर प्रोलिफरेट करते हैं और वहाँ वो सड़ने लगता है अंदर, तो उसे हम मेट्राइटिस कहते हैं। इसके बाद आता है मेस्टाइटिस। जो थन होते हैं गाय के या भैंस के, इनके ऊपर स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ वॉल्व जैसी होती हैं जो कि टीट कैनाल को बंद करके रखती है, मतलब जो दूध की नली होती है जिससे दूध आता है उसे बंद करके रखती हैं। वो मसल्स होती हैं, वो जो स्फिंक्टर बने होते हैं वो वॉल्व्स होती हैं, वो मसल्स की होती हैं बेसिकली। जब कैल्शियम कम होता है ब्लड में तो वो भी लूज़ पड़ जाती हैं, उनके अंदर वो टोन नहीं रह पाती। जब वो लूज़ हो जाती है तो टीट कैनाल के अंदर जिसके अंदर से दूध आता है वो लूज़ हो जाता है और बैक्टीरिया बाहर से फिर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो मेस्टाइटिस की भी प्रॉब्लम आती है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेसम। एबोमेसम क्या है, वो मैंने डाइजेस्टिव जो वीडियो बनाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया था एबोमेसम क्या है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेसम पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने, उसमें आप देख सकते हैं।
कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेसम क्या होता है। तो ये भी हाइपोकैल्सीमिया का एक मतलब कॉन्सिक्वेंस है। इसके बाद जब एनिमल के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से, तो उसकी कलिंग करने पड़ जाती है। कलिंग का मतलब है वो किसी काम का नहीं रहता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ये होता कैसे है? जो ड्राई पीरियड होता है, ड्राई पीरियड का मतलब है जब डिलीवरी होने वाली है उससे पहले का जो पीरियड होता है 2 या 3 महीने का, उस दौरान कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एनिमल की कम होने लगती है, लगभग 30 ग्राम रह जाती है। वैसे जो दूध देता हुआ एनिमल होता है वो लगभग 50 से 60 ग्राम कैल्शियम इंटेक उसका रहता है डेली का, मतलब उसे चाहिए होता। लेकिन जैसे ही पार्चुरेशन होने लगता है, तो पार्चुरेशन मतलब काफ की डिलीवरी का टाइम आता है, तो तुरंत उसके अंदर दूध बनना बहुत बढ़ जाता है थनों के अंदर। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि दूध को काफ़ी कैल्शियम चाहिए होता है बनने के लिए। तो वो लगभग 2 गुनी हो जाती है। 60 ग्राम की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एकदम से जनरेट होती है बॉडी के अंदर। तो ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया होता है। ट्रांजिएंट का मतलब है मोमेंटली, कुछ देर के लिए। हाइपोकैल्सीमिया हर काऊ में होता है। कोई भी काऊ या बफेलो ऐसी नहीं है जिसके अंदर कैल्शियम उस टाइम डाउन ना जाए जिस टाइम पार्चुरेशन हो रहा हो। तो काऊ क्या करती है, वो ट्राई टू मोबिलाइज कैल्शियम। वो अपना जो कैल्शियम होता है बॉडी का, जो हड्डियों के अंदर होता है, उसे मोबिलाइज़ करना शुरू करती है। जो कम मतलब जो कैल्शियम की डिमांड बढ़ती है उसे कंपनसेट करने के लिए। लेकिन हाई यील्डिंग काउज में क्या होता है कि जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बोन से पूरी नहीं कर पाती है कई बार, क्योंकि बोन से कैल्शियम निकालने के लिए भी उसे कुछ हार्मोन्स, विटामिन D3 और उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉपर नहीं है, उनके रिसेप्टर्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कैल्शियम ब्लड से नहीं निकल पाता है। तो उन काउज़ के अंदर कैल्शियम की ब्लड के अंदर कमी हो जाती है, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। हाइपोकैल्सीमिया सबके अंदर हो रहा है, लेकिन जिसके अंदर वो हाइपोकैल्सीमिया एग्रीवेट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है वो कैल्शियम, उसके अंदर मिल्क फीवर के साइन दिखने लगते हैं। तो जो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है ब्लड के अंदर, वो मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम कर देती है। मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। तो इसकी और दूसरी चीज़ क्या है कि नर्व कंडक्शन, जो नसें होती हैं, जो दिमाग से सिग्नल आ रहे हैं, उन सिग्नल्स की प्रॉपर मतलब उन्हें कन्वे करने के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारा कैल्शियम ब्लड से आता है। अगर ब्लड के अंदर कम कैल्शियम होगा तो ना मसल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर कर पाएगी, ना नर्व कंडक्शन होगा। तो एटोनी हो जाती है। एटोनी का मतलब है स्केलेटल मसल काम करना बंद कर देती हैं और प्लेन मसल भी काम नहीं करती हैं। तो ये फिजियोलॉजिक इफ़ेक्ट होते हैं रूमिनेंट के अंदर। तो जो र्यूमेन है, र्यूमेन को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, इंटेस्टाइन को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वो इंटेस्टाइन और र्यूमेन की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी कम हो जाती है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। तो एनिमल फीड भी नहीं खाता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो नॉर्मल ब्लड का कैल्शियम जो होता है वो लगभग 8.5 से और 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर मतलब 100 ml। और मिल्क फीवर में ये लगभग 4 तक चला जाता है, मतलब 5.5 से 4 तक जाता है और कई बार उससे भी डाउन हो जाता है, तो लगभग आधा हो जाता है। अब स्टेजेस क्या है मिल्क फीवर की? मिल्क फीवर की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज में गाय जो है वो खड़ी रहती है, मतलब बैठती नहीं है लेकिन खड़ी रहती है, और लेकिन हाइपर सेंसिटिव होती है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, एकदम एक्साइटेड स्टेज में रहती है। और आपको उसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा कंपन भी नज़र आता है, कांपती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कांप रही है। हेड के अंदर धीरे धीरे हेड को हिलाती रहेगी, झटका देती है हेड को। या जो उसके पैर होते हैं उसके अंदर भी ट्रिमर नज़र आते हैं, मतलब हल्के हल्के कंपन नज़र आता है। मूव नहीं करती है, डिस्क्लाइन टू मूव, उसे आप हिलाएंगे या चलाएंगे तो वो उसके लिए डिक्लाइन करेगी। और फीड कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, या बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती है, या थोड़ा कंज्यूम करती है। और कई बार ज़बान भी उसकी बाहर आ जाती है, जीभ बाहर लटकने लगती है। और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, और दांत को अपने वो चबाती है, मतलब घिसती है एक दूसरे से। जो दांत है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला जो जबड़ा होता है, उसे घिसती रहती है। वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का साइन होता है।
टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और कई बार स्लाइटली मतलब अबव भी हो जाता है, ऐसा होता है जैसे बुखार हो, ये लेकिन पहली स्टेज में। स्किन बिल्कुल कूल होती है, अगर उस पर आप हाथ लगाएंगे तो ठंडी रहती है, और लड़खड़ा के अगर चलेगी भी तो लड़खड़ा के चलती है, और मतलब उस हिसाब से नहीं चल पाती है जैसे गाय को चलना चाहिए, और कई बार गिर भी जाती है। दूध आना बंद हो जाता है, बिल्कुल एगलेक्सिया की प्रॉब्लम आती है, रूमेन स्टेसिस हो जाती है, जुगाली करना बंद कर देती है, और उसका जो गोबर होता है वो बहुत कम होता है, और जितना आता भी है तो वो बहुत सूखा होता है। अगर इस स्टेज में आपने उसे प्रॉपरली डायग्नोस करके उसे ट्रीट नहीं किया तो सेकंड स्टेज में गाय पहुंच जाती है। सेकंड स्टेज कौन सी होती है? स्टर्नल रिकम्बेंसी की। जो पहली आपको इमेज दिखाई थी, ये वाली जो इमेज है, इसे स्टर्नल रिकम्बेंसी कहते हैं। स्टर्नम मतलब सीने की हड्डी। जब सीने की हड्डी के ऊपर गाय बैठ जाती है या लेट जाती है तो उसे स्टर्नल रिकम्बेंसी कहा जाता है। इसमें डिप्रेस कॉन्शियसनेस होती है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है, एक्टिवनेस होती है, वो कम हो जाती है, और लेटरल किंक इन दी नेक, और एक तरफ को अपनी जो गर्दन है वो झुका लेती है और हेड को अपने फ्लैंक के ऊपर रख लेती है, जैसे पहले पेज पे जो पिक्चर दिखाई थी उस तरीके से रख लेती है, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। फ्लैंक के ऊपर अपना गर्दन को घुमा के रख लेती है, क्योंकि ये गर्दन को बिल्कुल नीचे नहीं रख सकती है ज़मीन पे, अगर रखेगी तो सांस नहीं आएगा। तो यही इसके लिए सबसे बेस्ट पोस्चर होता है, जिसमें सबसे कम एनर्जी मतलब लग रही होती है, क्योंकि मसल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई बार ज़बान भी मुंह से बाहर आ जाती है, और अनेबल टू स्टैंड, खड़ी नहीं हो पाती है बिल्कुल। आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, और मज़ल जो उसका थूथन होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन है, जो थूथन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। स्किन और एक्सट्रीमिटीज़ जितनी भी होती हैं, कान वगैरह को छुएंगे, स्किन को छुएंगे तो वो काफ़ी ठंडी आपको महसूस होती हैं। रेक्टल टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर लेने का, पीछे से हम टेम्परेचर लेते हैं, वहाँ से अगर टेम्परेचर लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाता है। सब नॉर्मल का मतलब है जो नॉर्मल है उससे डाउन चला जाता है, 97 96 चला जाता है। देखिए बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो मसल्स एक रेगुलर टॉनिक स्टेट में रहती हैं, मतलब टोनिसिटी होती है, फ्रिक्शन होता रहता है, उसकी वजह से बॉडी का रेगुलर टेम्परेचर मतलब बना रहता है। इसी वजह से क्योंकि कैल्शियम कम होता है, टिटनेस की कंडीशन आ जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। हार्ट रेट कम हो जाता है, दिल धड़कना कम कर देता है, पल्स भी वीक हो जाती है, और हार्ट रेट कम होने की वजह से, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जुगुलर वेन्स, जो उसके साइड में जो वेन होती है गाय के गले के साइड में, उन्हें रेज़ करना मुश्किल हो जाता है, और यूट्रस का भी प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब यूट्रस बाहर आ जाता है। ये सेकंड स्टेज होती है। इसमें भी जो गाय है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो जल्दी रिकवर कर जाती है। तीसरी जो होती है वो टर्मिनल स्टेज होती है। ये इसमें अगर गाय पहुंच जाती है तो उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, मतलब काफ़ी मेहनत लगती है उसमें, बिल्कुल कोमा में चली जाती है लेटरल रिकम्बेंसी में। अब तो जैसे वो सेकंड स्टेज में अपने हेड को फ्लैंक के ऊपर रखती है वैसा भी नहीं रहता है, अब बिल्कुल ही लेट जाती है गाय, बिल्कुल लेटरल रिकम्बेंसी में चली जाती है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद कंप्लीट फ्लैसिडिटी, अपने आप को ढीला छोड़ देती है, और स्टर्नल रिकम्बेंसी को एज्यूम नहीं कर पाती है, मतलब वो फिर सीधी भी नहीं बैठ पाती जैसी सेकंड स्टेज में बैठी थी अपने आप से। अगर उसे कोई किसी हेल्प से आप उसे बिठा दें तो बात अलग है, वरना वो लेटरल रिकम्बेंसी में पड़ी रहती है। हार्ट साउंड बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल आप उन्हें सुन नहीं सकते हैं, उनका ऑस्कल्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, लगभग 120 बीट पर मिनट तक चला जाता है। एंड इम्पॉसिबल टू रेज जुगुलर वेन, यहाँ पे तो डिफ़िकल्ट था उन्हें रेज़ करना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है जुगुलर वेन को रेज़ करना। इवेंचुअली क्या होता है, ब्लोट होता है, ठीक है, और एनिमल उसमें मर जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत उसमें बोलेगा, वो क्वाइटली इट विल डाई।
और शॉक की स्टेट में जाता है वो, मतलब कंप्लीट कोलैप्स। शॉक का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर से पानी बिल्कुल डाउन हो जाता है और हार्ट बीट बिल्कुल बंद हो जाती है और वो उसके बाद कोलैप्स कर जाता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। अब इसका डायग्नोस कैसे करते हैं? वैसे तो क्लिनिकल साइन ही काफ़ी हैं उसका डायग्नोस करने के लिए। जब ऐसी स्टेज में होता है एनिमल तो यूजुअली वो मिल्क फीवर ही होता है। हालांकि कुछ और कंडीशन भी होती हैं जिसमें ऐसे बैठ जाता है वो, लेकिन यूजुअली मिल्क फीवर में से हमें पता चल जाता है कि ये मिल्क फीवर है उसके प्रॉपर इस तरीके से बैठने से। नॉर्मल जो कैल्शियम होता है ब्लड में वो 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया होता है एट द टाइम ऑफ काविंग। ये हर काव में होता है जिसमें जो ब्लड का कंसंट्रेशन है कैल्शियम का वो 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक चला जाता है और कई बार ये 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे भी पहुंच जाता है सीवियर कंडीशन में। तो ब्लड के कैल्शियम को देखा जाता है कि ब्लड का कैल्शियम कितना है, उससे डायग्नोसिस से हमें पता चलता है कि ये मिल्क फीवर का केस है या नहीं है। मैग्नीशियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहता है, एंजाइम क्रिएटिन काइनेज और AST बढ़ जाते हैं। तो ये अगर ब्लड रिपोर्ट आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये वाले चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी फिर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल्क फीवर का क्या है? तो इसमें जो बेसिक ट्रीटमेंट किया जाता है, एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है, वो होती है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अब जो आता है ज़्यादातर दवाइयों में बोरोग्लूकोनेट आता है। कैल्शियम क्लोराइड को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो काफ़ी वो इतना कॉमन नहीं है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को इस वजह से प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर और ब्लड के अंदर वो ग्लूकोनेट से ज़्यादा है। जितनी भी काउज़ होती हैं जिनके अंदर मिल्क फीवर होता है उन्हें सक्सेसफुली ट्रीट कर लिया जाता है। मतलब 75 to 80% तक जो काउज़ होती हैं मिल्क फीवर जिन्हें होता है उन्हें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट से मतलब सक्सेसफुली ट्रीट कर लिया जाता है। और इसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो लगभग 8.3% कैल्शियम होता है। तो मतलब टोटल हमें बॉडी के अंदर 8 से 10 ग्राम कैल्शियम पहुंचाना होता है। माइफेक्स की जो बॉटल होती है उसके अंदर टोटल जो कैल्शियम होता है वो लगभग 8.37 ग्राम कैल्शियम होता है और ये मिल्क फीवर को ट्रीट करने के लिए सफिशेंट है इतना कैल्शियम। टिपिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो एडल्ट लैक्टेटिंग काऊ होती है जिसने अभी अभी बच्चा दिया हो और वो ये मिल्क फीवर के साइन शो कर रही हो, उसके अंदर लगभग 450 से 500 ml तक 23% का कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट IV इंजेक्ट किया जाता है और कार्डियक ऑस्कल्टेशन उसमें करते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है ना, हार्ट रेट को बहुत बढ़ा देता है। तो कई बार हार्ट ब्लॉक की वजह से डेथ हो जाती है अगर आप इसे बहुत जल्दी से चढ़ाएंगे कैल्शियम को। तो इससे क्या होता है, लगभग 10.7 ग्राम कैल्शियम बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन हम तो जो माइफेक्स होता है या और भी इस टाइप की जो दवाई हैं वो लगभग 8 से 10 ग्राम कैल्शियम बॉडी के अंदर पहुंचा देती हैं। लेकिन कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है मिल्क फीवर काउज़ के अंदर वो लगभग 4 ग्राम कैल्शियम की होती है, जो आयनिक कैल्शियम की कमी होती है। लेकिन जो बाकी का कैल्शियम जाता है, जो 4 ग्राम है वो तो उसकी बॉडी में यूज़ हो जाएगा, बाकी का 4 ग्राम मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, मतलब उधर उसे डाइवर्ट कर देती है बॉडी। अंडर डोजिंग भी इसके लिए ख़तरनाक है। अगर हम अंडर डोजिंग करते हैं तो वो भी उससे रिस्पॉन्स पूरा कंप्लीट नहीं आ पाता है और काऊ उससे खड़ी नहीं हो पाती और रिलैप्स के केसेस भी बढ़ जाते हैं। रिलैप्स का मतलब है कि मिल्क फीवर दोबारा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओवरडोजिंग जो होती है वो पोटेंशियली फेटल होती है अगर आप ओवरडोजिंग करेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो कार्डियक टॉक्सिक होता है, मतलब हार्ट के लिए बहुत ठीक नहीं माना जाता है। वो हार्ट बीट को, हार्ट रेट को बहुत बढ़ा देता है। इसी वजह से कैल्शियम के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए मैग्नीशियम को डाला जाता है। तो कई ऐसे आते हैं कि कई ऐसी दवाइयाँ आती हैं माइफेक्स के अलावा जिनके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट तो होता है लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता।
तो माइफेक्स क्यों अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी है और ये उस इफ़ेक्ट को, हार्ट के ऊपर जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है कैल्शियम का, उसे मॉडरेट करता है, मतलब उसे संभाल लेता है कुछ हद तक। तो माइफेक्स यूज़ करना इस वजह से भी बेहतर रहता है। और कभी रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, बहुत क्विकली नहीं चढ़ाना चाहिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को। इससे हार्ट ब्लॉकेज का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है और इसके केसेस काफ़ी होते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, या मतलब डॉक्टर को तो ये बात पता रहती है, लेकिन कई बार फार्मर खुद भी कोशिश करते हैं। कई ऐसे डेयरी फार्मर हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, या पैरावेट्स हैं जिन्हें फिजियोलॉजी का या बॉडी फिजियोलॉजी का इतना नहीं आइडिया होता, तो उनके लिए भी ये बात है कि हार्ट ब्लॉक करता है कैल्शियम, तो वो उसे ध्यान से इस्तेमाल करें। और दूसरी बात क्या होती है कि कैल्शियम जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लड के अंदर, तो ब्लड की पीएच को कम कर देता है, मतलब तेज़ाबियत को, खून की बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए जो इंट्रावीनस कैल्शियम दिया जाता है वो बोरोग्लूकोनेट की फॉर्म में दिया जाता है, और उसे हम स्लोली देते हैं। अब कितना स्लोली देना है ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप कैल्शियम आईवी देते हैं, इंट्रावीनस कैल्शियम चढ़ाते हैं बोरोग्लूकोनेट की फॉर्म में, तो 12 से 15 मिनट के अंदर जो ब्लड का कैल्शियम है वो एकदम से बहुत बढ़ जाता है। जहाँ वो 5.5 होता है, उससे वो 24 तक पहुँच जाता है। तो ये हार्ट के लिए काफ़ी मतलब नुकसानदेह हो सकता है अगर इसे बहुत जल्दी हमने चढ़ाया, मतलब 10 मिनट में या 5 मिनट में उसे अगर चढ़ा दिया, तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, कैल्शियम की कंसंट्रेशन फिर धीरे धीरे नीचे आती है, और उसे नीचे आने में कई घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जब भी आप माइफेक्स को यूज़ करें तो उसे स्लोली इंजेक्ट करें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रैपिड इन्फ्यूजन कॉजेज़ हार्ट इश्यूज़ एनिमल के अंदर, तो हमें उसे देना है आईवी। और तो वो किस रेट से देना चाहिए, मतलब कितना उसके ब्लड में इन्फ्यूज़ करना चाहिए माइफेक्स को, ताकि वो एनिमल हेल्दी भी रहे और रिकवर भी कर जाए। तो मैक्सिमम जो सेफ़ रेट होता है कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन का, वो 0.07 मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से हमें देना चाहिए। हमें इतना कैल्शियम देना है। अब ये ml की फॉर्म में कैसे आएगा वो देख लेते हैं। माइफेक्स के अंदर लगभग 927.74 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से आयोनाइज कैल्शियम रहता है। बॉटल 450 ml की होती है, तो 450 ml के अंदर इतना मिली इक्विवेलेंट आयोनाइज कैल्शियम अवेलेबल रहता है, 417.48। तो मैक्सिमम सेफ रेट जो है माइफेक्स का वो लगभग 0.75 ml पर केजी बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से हमें माइफेक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ करना चाहिए। अगर एनिमल 400 किलो का है, अब यहाँ पर ना एनिमल का वेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे नापना कि किस तरीके से नापा जाता है। फीते से उसकी चेस्ट नाप लेते हैं, उसका एक टेबल आता है, उससे पता चल जाता है कि एनिमल का वेट कितना है। और वो मैंने बताया भी है कि किस तरीके से वेट लिया जाता है, डेयरी न्यूट्रिशन की किसी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उस जो एनिमल होता है उसका वेट पहले देख लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.075 से, तो लगभग 30 ml माइफेक्स हम 1 मिनट में दे सकते हैं, इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी बॉटल को इन्फ्यूज़ करने में कितना टाइम लगता है, लगभग 15 मिनट। 15 मिनट से पहले इसे मतलब इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट लगने चाहिए उसे पूरी बॉटल को ब्लड के अंदर जाने में, एनिमल के अंदर जाने में। लेकिन कई बार डिले जो होता है ना, डिले ही करना चाहिए, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हमेशा लेना चाहिए। अगर आप 1 घंटे में उसे चढ़ा रहे हैं तो वो 15 मिनट से बेहतर है, और अगर 2 घंटे में पूरी बॉटल को चढ़ा रहे हैं तो वो 1 घंटे में इन्फ्यूज़ करने से बेहतर है, क्योंकि धीरे धीरे कैल्शियम का अगर लेवल ऊपर जाएगा तो बॉडी उसे रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करेगी। और इंट्रावीनस कैल्शियम देने के बाद आप सबक्यूटेनियस कैल्शियम दे दें, उसकी खाल के अंदर थोड़ा सा, मतलब लगभग 400-500 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को इंजेक्ट कर दें,
इससे क्या होता है कि रिलैप्स के केसेस है ना, दोबारा जो मिल्क फीवर होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नाउ व्हाट, तो कुछ ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, फील्ड में भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि आधी जो डोज दी जाती है वो इंट्रावीनस दी जाती है, मतलब उसके खून में डाली जाती है, और आधी सबक्यूटेनियसली दी जाती है। ऐसा करने से जो रिलैप्स के केसेस हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं, और ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं वो फेवरेबली रिस्पॉन्ड करते हैं और एकदम से तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपना दाना चारा वो खाने लगते हैं जैसे जैसे, और जैसे जैसे वो दाना चारा खाने लगते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी उनके अंदर इम्प्रूव होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो पेट से भी उनके कैल्शियम जाने लगता है, और आपने वैसे भी चढ़ा दिया तो फिर दोबारा कैल्शियम की मतलब इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो सफिशिएंट कैल्शियम अगर डाइट में है तो वो उसके बाद मतलब चढ़ाने के बाद तो वो हाइपोकैल्सीमिया के केसेस को मैनेज कर लेता है, करेक्ट कर लेता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि ब्लड का जो कैल्शियम है वो प्रॉपरली रिस्टोर नहीं हो पाता और हाइपोकैल्सीमिया परसिस्ट करता है। ऐसे केसेस में माइफेक्स को मतलब 1 या 2 दिन तक और दिया जाता है, मतलब जैसे आज दिया, फिर कल भी दिया, फिर परसों भी दिया। तो उन केसेस में हमें ये चेक करते रहना है कि एनिमल की एक्टिविटी कैसी है, वो दोबारा तो मतलब सुस्त नहीं हो रहा है प्रॉपरली, अब उसने दाना चारा लेना शुरू कर दिया है। कैल्शियम ट्रीटमेंट की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि एनिमल अगर उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो तुरंत दाना चारा अपना लेना शुरू कर देता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है या पहले उसने दाना चारा लेना शुरू किया था फिर डाउन कर दिया है, तो वहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया का डाउट मतलब जेन्युइन है, आपको दोबारा ट्रीटमेंट भी, दूसरा ट्रीटमेंट भी उसे दिलवा देना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस इस बात की समझ रहे होंगे जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी केयर ऑफ काउ एट काविंग, उसमें जो आपको बताया था ना कि जो वो फ्लूइड होता है उसके बॉडी में अगर आप उसे इंजेक्ट करेंगे कैल्शियम प्रोपियोनेट के फ्लूइड को, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और वो सब चीज़ें डाली जाती हैं, तो वो आपको इस कंडीशन में आने से बचा लेगा। क्योंकि काऊ में ये होता है ना कि आपको पता नहीं है कि वो डेवलप करेगी मिल्क फीवर या नहीं, मतलब उसके अंदर डेवलप होगा या नहीं होगा, और जितनी पुरानी होती चली जाती है उतनी उसमें चांसेस ज़्यादा होते चले जाते हैं मिल्क फीवर डेवलप होने के। तो अगर आप पहले ही सोल्यूशन वो बना के रखेंगे वो चीज़ का, तो अगर नहीं आना है उसे मिल्क फीवर में तब तो वो और भी उसे बेनिफिट करेगा वो सोल्यूशन, और अगर वो मिल्क फीवर में आने वाली होगी तो मिल्क फीवर होने नहीं देगा। तो दोनों ही केसेस में वो वाली केयर जो इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताई थी वो आपको हेल्प करेगी। उसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया है तो आप वो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ऐसे केसेस को मिल्क फीवर के या क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया, सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया के केसेस को रिड्यूस करने के लिए एनर्जी सप्लीमेंटेशन और कैल्शियम प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ काविंग। और कभी भी आप इस बात का इंतज़ार ना करें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देने से पहले कि उसमें मिल्क फीवर हो। अच्छा, जो कैल्शियम आप मार्केट से लेते हैं उसके अंदर कोई इतनी जान नहीं होती है और ना ही इतना कैल्शियम होता है कि वो बॉडी के हाइपोकैल्सीमिक स्टेज को रिस्टोर कर सके। जितना कैल्शियम मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था, कैल्शियम प्रोपियोनेट 300-400 ग्राम देना पड़ता है हमें। तो 100 ml कैल्शियम से कोई काम नहीं चलेगा। 100-200 ml 500 ml भी दे देंगे अगर लिक्विड कैल्शियम, तब भी मतलब वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना आपका वो सॉल्यूशन हेल्पफुल होगा। तो कैल्शियम प्रोपियोनेट जो है एक वन ऑफ द चीप एंड बेस्ट अल्टरनेटिव है कैल्शियम और एनर्जी प्रोवाइड कराने का एनिमल को, कॉस्ट बेनिफिट रेशो के हिसाब से। इससे एनिमल क्या करता है ना कि एनिमल की पीक जो होती है ना मिल्क की, वो भी जल्दी अटेन करता है और उसे सस्टेन भी करके रखता है काफ़ी दिनों तक। अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, अब ये उन लोगों के लिए है बात जो मतलब कैल्शियम को या माइफेक्स को या जो भी कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें इन्फ्यूज़ करते हैं। हार्ट को अस्कल्टेट करते रहना चाहिए थ्रू आउट दी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इससे ही पता चल जाता है कि हार्ट की जो हार्ट बीट है एरेथमिया तो नहीं है, वो हार्ट बीट चेंज तो नहीं हो रही, तेज़ या हल्की तो नहीं हो रही है। अगर एरेथमिया होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो तुरंत उसे रोक देना चाहिए।
और कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ अगर हैं तो उसे हाफ जो डोज होती है उसे स्लो आईवी दें और आधी को हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं। और कभी भी सबक्यूटेनियसली डोज को पहले नहीं देना चाहिए, पहले आईवी को इन्फ्यूज़ करना चाहिए, उसके बाद सबक्यूटेनियस डोज को देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले सबक्यूटेनियस देंगे और बाद में उसमें आप आईवी देने लगेंगे तो हो सकता है सबक्यूटेनियस का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से होने लगे, तो उसमें हार्ट ब्लॉक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कभी भी टॉक्सिमिक काउज जो होती हैं जिनके अंदर टॉक्सीमिया हो जाता है, जैसे जिन के अंदर फीवर रहता है पहले, या किसी टाइप का इन्फेक्शन है, मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, तो उन काउज के अंदर कभी भी कैल्शियम को नहीं इन्फ्यूज़ कराना चाहिए जब तक हम फीवर को या इन्फेक्शन को ट्रीट ना कर लें। क्योंकि इनमें ऑलरेडी हार्ट के ऊपर बर्डन रहता है और जैसे ही आप इन्फ्यूज़ करेंगे ना तुरंत वो कोलैप्स कर जाती है गाय, तो ऐसा लगता है कि वो दवाई से वो मर गया एनिमल, कई बार होता भी है ऐसे। तो इस चीज़ को पूरा का पूरा रूल आउट करना चाहिए पहले। ऐसी काउज में तरीका ये होता है कि पहले फ्लूनिक्जीन से मतलब उसे इंजेक्ट करें, फ्लूनिक्जीन मैग्लूमाइन का इंजेक्शन उसे दें और उसके बाद स्मॉल डोजेज़ में सबक्यूटेनियसली कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को आप इंजेक्ट करें। तो जैसे फ्लूनिक्जीन अभी दिया आपने, तो लगभग 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप धीरे धीरे सबक्यूटेनियसली कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते रहें और उसका रिस्पॉन्ड देखते रहें। तो ऐसे केसेस उसमें दिखते हैं जैसे मेस्टाइटिस या मेट्राइटिस या और किसी टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसमें टॉक्सीमिया हो जाता है। टॉक्सीमिया का मतलब है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो सेप्टिक होता है, वो ब्लड में आ जाता है। रिकवरी के क्या साइंस हैं? काउज में जो मिल्क फीवर होता है उसमें जो एक टिपिकल पैटर्न होता है जब कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को इंजेक्ट किया जाता है, और ये बहुत क्विक होता है, मतलब 10-15 मिनट के अंदर गाय खड़ी हो जाती है और जुगाली करने लगती है। सबसे पहला जो साइन होता है, जो फेवरेबल साइन है, पॉजिटिव साइन है, वो बल्चिंग का है, मतलब उसे एक डकार सी आती है। उसके बाद मसल ट्रीमर डेवलप होते हैं, फिर वो कांपने लगती है, दिखता है उसके ऊपर उसकी मसल्स फड़कने लगती हैं, कांपने लगती है, वो ट्रीमर कहते हैं उसे। और ख़ासकर फ्लैंक्स की जो साइड की मसल्स होती हैं, रिब्स के पीछे जो होता है उसकी, और पूरी की पूरी बॉडी को एक्सटेंड करती है जैसे अंगड़ाई ले रही है। और उसका जो हार्ट रेट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, पल्स होती है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगती है। हार्ट रेट डाउन होता है और हार्ट साउंड्स की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और मज़ल जो उसकी थूथन होती है जो सूख गई थी, उसके ऊपर धीरे पसीना आने लगता है और डिफिकेशन होता है, मतलब वो गोबर करती है। तो जो गोबर होता है वो फर्म फीकल बॉल दिखती है, मतलब थोड़ा सूखा टाइप से होता है, क्रस्टी सा, और उसके ऊपर म्यूकस भी नज़र आता है। तो मतलब एनिमल अगर ये सब दिखता है तो इसका मतलब एनिमल अच्छे से रिकवर कर रहा है। और यूरिनेशन नहीं होता है उसके अंदर, मतलब जब तक गाय खड़ी ना हो जाए तो वो यूरिन नहीं करती है, पास नहीं करती है। स्लाइट ट्रांजिटरी टिटेनी, मतलब टिटनस का मतलब है वो मसल का जो फड़कना होता है या कांपती हुई दिखती है, वो दिखती है। तो 75% जो केसेस होते हैं वो लगभग 2 घंटे में रिकवर कर जाते हैं। लगभग 10% उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जैसे मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, RFM है, रिटेन फीटल मेम्ब्रेन का जो प्रॉब्लम होता है, और 15% जो काउज होती हैं वो डाई कर जाती हैं। डाई करने का जो मेन रीज़न होता है वो प्रॉपर डायग्नोज ना हो पाना या उसे हल्के में लेना, या काऊ आपकी बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्टिव है तब ऐसा होता है। प्रिवेंशन एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेरा तो मानना ये है कि ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए, हमें प्रिवेंट ही कर लेना चाहिए। तो 2-3 हफ्ते पहले डाइटरी कैल्शियम को कम करना चाहिए,
लगभग 20 ग्राम से ज़्यादा कैल्शियम ना दें। पूरे फीड में कैलकुलेट करें कि कितना कैल्शियम जा रहा है, तो उससे ये पता चल जाता है। दूसरी चीज़ है, कैल्शियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोटेशियम। पोटेशियम जितना कम जाएगा, 2% से ज़्यादा ड्राई मैटर जो होता है उसका 2% से ज़्यादा पोटेशियम नहीं जाना चाहिए। पोटेशियम कैल्शियम कैसे कैलकुलेट करते हैं फीड के अंदर, ये किसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। प्रोवाइड एडिक्वेट डाइटरी मैग्नीशियम इन लेट जेस्टेशन। जो मैग्नीशियम है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, लगभग 0.4% ड्राई मैटर का। मैग्नीशियम को देने के लिए आप MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैगसेल्फ जो आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एनायनिक साल्ट दिए जाते हैं, डाइटरी कैटाइन एनाइन जो बैलेंस होता है या डिफरेंस होता है उसे मेंटेन करने के लिए। डीकैड जिसे कहते हैं, तो डीकैड अगर आपको डाउन करना है तो आप अमोनियम क्लोराइड उसे एनिमल को दे सकते हैं। तो मैगसेल्फ, अमोनियम क्लोराइड ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं मिल्क फीवर को प्रिवेंट करने में। लेकिन अमोनियम क्लोराइड का टेस्ट थोड़ा सा वो होता है, तो एनिमल उसे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। विटामिन D3 का डोज़ देना पड़ता है, एनिमल को डोज़ देना चाहिए लगभग 3 से 7 दिन पहले, जब उसकी काविंग होने वाली हो। कैल्शियम प्रोपियोनेट किस तरीके से इस्तेमाल होता है, क्या किया जाता है, उसके मतलब वो किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो पिछली प्रेजेंटेशन में मैं बता चुका हूँ। उसकी वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो उसे आप अच्छे से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो कैल्शियम प्रोपियोनेट है वो तो आपको पानी में पिलाना ही है। दूसरा क्या है कि जब भी आपकी गाय ये पार्चुरेशन में आ जाए, पहली स्टेज आपको दिख जाए कि नहीं अब काफ बाहर आ रहा है, तो उस समय आप लगभग 250 ml माइफेक्स है वो अपनी काऊ के या बफलो के सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर दें, चाहे वो काऊ मिल्क फीवर में है या नहीं है। हर एक काऊ को आप माइफेक्स इंजेक्ट करें सबक्यूटेनियसली, और उसके बाद प्रॉपर काविंग होने दें। जैसे ही काविंग हो जाए उसके बाद वो 40 लीटर पानी जो पिछली वीडियो में बताया गया है वो उसका घोल बनाएं और वो अपनी एनिमल को पिला दें। आपका एनिमल कभी भी दूध से नहीं टूटेगा। बस ये ज़रूरी है कि उसके बाद प्रॉपर फीडिंग करते रहें, ऐसा ना हो कि आप फीडिंग ही ना दें उसे। तो फीडिंग अगर आप नॉर्मल करेंगे तो आपका एनिमल कभी भी दूध से नहीं जाएगा, पीक जल्दी पकड़ेगा और पीक को सस्टेन करके रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पे, नेशनल डेयरी नॉलेज काउंसिल, तो उस पर हम डेयरी से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप जो मुझे मैसेज करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ कुछ नहीं पढ़ पाता, तो उस पर आप लिखें उस ग्रुप में, वहाँ पे हम सब डिस्कशन करेंगे और उसे ज्वाइन करें आप। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया है नीचे। थैंक यू।